कहते हैं कि हर सुबह एक नया मौका लेकर आता है, इसलिए उठिए, भागिए और अपने लक्ष्य का पीछा कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देखते हैं 30 जून के करंट अफेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई है हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड के कारण। आपको बता दें कि आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये जारी हेवी रेनफॉल के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश रब्ड टेरेन, स्टीप स्लोप और हाई सिस्मिक एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। वहीं अगर इन सब का कारण देखें तो क्लाइमेट चेंज। आपको बता दें कि डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण बढ़ने की वजह से ये घटनाएं आम हो रही हैं। आपको बता दें कि इनका इम्पैक्ट ह्यूमन इम्पैक्ट में लॉस ऑफ लाइफ होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज होती है और इंजरीज होता है। वहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट में अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड और ब्रिजेज टूट जाते हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर का काफ़ी नुकसान होता है। वहीं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में देखें तो सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर और बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट इसका पड़ता है। गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को देखें तो गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन में एनडीआरएफ को डिप्लॉय करती है, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को। साथ ही साथ लोकल अथॉरिटीज भी डिप्लॉय किए जाते हैं रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट्स के लिए। आपको बता दें कि अलर्ट और वार्निंग का काम होता है आईएमडी का। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपको बता दें कि जब आईएमडी अलर्ट जारी करता है तभी सरकार जागरूक हो जाती है और डिप्लॉयमेंट कर देती है एनडीआरएफ टीम्स की। साथ ही आपको बता दें इंपॉर्टेंट डेटा जो इस करंट अफेयर से आपके सवाल बनेंगे। आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट डेफिनेशन का मतलब होता है जहां पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है और वो रेनफॉल का आंकड़ा है 64.5 एमएम से 204.4 एमएम की बारिश में ऑरेंज अलर्ट जारी करता है एमडी। वहीं फ्लैश फ्लड का मतलब होता है शॉर्ट इंटेंस फ्लड जो हेवी रेनफॉल की वजह से होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन। को बता दें क्लाउड बर्स्ट एक सडन रेनफॉल है, इवेंट है जो 100 एमएम तक बारिश हो जाता है 1 घंटे से भी कम समय में। अब जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। वहीं चीफ मिनिस्टर यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। गवर्नर का नाम है शिव प्रताप शुक्ला यादव रहेगा। वहीं एनडीआरएफ की फाउंडेशन 2006 में हुई थी। वहीं यहाँ के एग्जीक्यूटिव हैं श्री पीयूष आनंद। आपको बता दें आईएमडी के बारे में, तो आईएमडी का फाउंडेशन आपको याद रखना है, काफ़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, 15 जनवरी 1875। वहीं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और मृत्युंजय महापात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, डायरेक्टर जनरल हैं मेट्रोलॉजी के लिए। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस हैं और एम रविचंद्रन है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के। तो आपको इन सारे नामों को दिमाग में याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर कि एमएसएमई डे मनाया गया 27 जून 2025 को। आपको इस वर्ष की अब थीम याद रखनी होगी, इनहेंसिंग द रोल ऑफ एमएसएमई एज ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। फिर से एक बार बोल दूं आपको कि इस वर्ष की थीम है इनहेंसिंग द रोल ऑफ एमएसएमई एज ड्राइवर ऑफ द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। आपको बता दें एमएसएमई का डेफिनेशन क्या होता है। तो एमएसएमई एक बैकबोन है इंडियाज इकोनॉमी का, जो कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी और एक्सपोर्ट के लिए। आपको बता दें कि इसमें 11 करोड़ से ऊपर लोग एम्प्लॉयड हैं। वहीं ये 30% इंडिया के जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट करता है और 48% एक्सपोर्ट को। आइए एमएसएमई की परिभाषा जानने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए। तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का होता है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो तो इसको बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज। वहीं स्मॉल एंटरप्राइजेज 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट से लेके टर्नओवर 50 करोड़ तक के बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेज। वहीं मीडियम एंटरप्राइजेज की बात करें तो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का हो और टर्नओवर 250 करोड़ तक का हो तो इसे मीडियम एंटरप्राइजेज बोला जाता है। आपको बता दें कि श्री जीतन राम मांझी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं एमएसएमई के। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर इंडिया का एफडीआई इनफ्लो जो है $8.8 बिलियन हो गया है अप्रैल में। आपको बता दें कि इसमें मेजर सेक्टर जिसने कंट्रीब्यूट किया है वो है ई कॉम, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग। टॉप इन्वेस्टर में सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, यूएई और नीदरलैंड है जिसने एफडीआई इनफ्लो सबसे ज़्यादा किया है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको बता दें इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में देखने को मिलेगा। वहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होंगे, इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, ग्लोबल वैल्यू चेन में फर्मनेस आएगा। वहीं कॉन्फिडेंस इंडिकेटर ये दिखाता है कि
भारत का बिजनेस का एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म काफ़ी अच्छा है, जिससे दूसरे इन्वेस्टर भी भारत की ओर आकर्षित होंगे। आपको बता दें कौन-कौन से फैक्टर हैं जो एफडीआई इन्फ्लोज़ को ड्राइव करते हैं, तो वो है पॉलिसी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइज्ड एफडीआई नॉर्म्स होने चाहिए। साथ ही साथ डिफेंस, रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड करके। अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात करें तो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे रिफॉर्म्स जो है रैंकिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को देखें तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भारत में लाया जा सके। तो ये थे इससे बनने वाले सवाल जो आपको याद रखना है। भारत के और भी काफ़ी इनिशिएटिव है, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। वहीं पीएलआई स्कीम आपको बूस्ट करता है की सेक्टर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स को, यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात चल रही है। वहीं गति शक्ति प्लान फोकस करता है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को, ताकि इम्प्रूव किया जा सके लॉजिस्टिक और साथ ही साथ कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो ये थे इससे बनने वाले सवाल। और भी अगर इसके चैलेंजेस की बात करें तो इसमें पॉलिसी अनसर्टेनिटी एक चैलेंजेस के रूप में उभरता है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिसिट भी एक चैलेंजेस के फॉर्म में उभरता है। आपको अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो सेक्टोरल रिफॉर्म से, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग और ग्रीन एनर्जी जो अनटैप्ड सेक्टर है, यहाँ पर भी एक्सपेंशन की जरूरत है। वहीं प्रमोट करना होगा इन्वेस्टमेंट को टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत बनाना होगा, जो भारत सरकार इसमें काम भी कर रही है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर कि जानकी नाम से प्रॉब्लम हो गया है। एक मलयालम फिल्म बन रही थी जानकी, इसके बाद सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने उसे सेंसर कर दिया है। एक बोर्ड है जो सेंसर करने के लिए बैठे रहते हैं, यानी कि किसी के भावनाओं को वो आहत न करे, इसलिए इस फिल्म को सबसे पहले सीबीएफसी से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। जिसके बाद इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जितने भी लोग इसमें काम कर रहे थे वो केरला हाई कोर्ट में पहुंचे। केरला हाई कोर्ट का कहना है कि जब राम सीता जैसे फिल्म बन गया और वहां किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो जानकी से सीबीएफसी को क्या प्रॉब्लम हो गया। आपको बता दें इससे बनने वाले सवाल अब आगे देखा जाएगा कि केरला हाई कोर्ट क्या फैसला देती है। उसने अभी सीबीएफसी से जवाब मांगा है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत जो है फिल्म सर्टिफिकेशन दिया जाता है, याद रखिएगा। वहीं आर्टिकल 19(1)(a) प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग क्रिएटिव वर्क लाइक फिल्म्स के लिए भी। वहीं आर्टिकल 19(2) इम्पोज करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड लाइक मोरलिटी, डिसेंसी एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए, यानी पब्लिक ऑर्डर कहीं पर भी बिगड़ रहा है तो रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो ये थे जानकी शब्द से होने वाले प्रॉब्लम। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि सीबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। वहीं ये किसके एक्ट के तहत काम करता है, तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत काम करता है, जो फिल्म को सर्टिफाई करता है और सेंसर करने का काम करता है अगर कहीं पर भी मोरलिटी, डिसेंसी या पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने के हालात हो तो। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया। आपको पीसी महालनोबिस का बारे में याद रखना होगा। पीसी महालनोबिस ने डिजाइन किया था 1950 में एनएसएस यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे। आपको बता दें कि ये एक रिलायबल सोशल इकोनॉमिक डाटा है जो साइंटिफिक सैंपल सर्वे को बताता है। इस वर्ष की थीम आप याद रखेंगे 75 ईयर्स ऑफ एनएसएस। वहीं आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया गया 29 जून को। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन पास हुआ था ARES 70/267 2016 में, जिसके बाद पहली बार 2017 में इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया गया। वहीं इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस मनाया गया 27 जून को, जिसकी थीम है इंक्लूसिव फ्यूचर, याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां की इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है एडवांस डीजल लोकोमोटिव विथ मॉडर्न कैब फैसिलिटी टू मोजाम्बिक। मोजाम्बिक को भारत ने 10 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो 3300 हॉर्स पावर का है वो मोजाम्बिक को एक्सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि ये लोकोमोटिव बनारस लोकोमोटिव वर्क के थ्रू मैन्युफैक्चर किया गया है। साथ ही साथ इसमें कैब डिज़ाइन अच्छा किया गया है, टॉयलेट की फैसिलिटीज़ दी गई है और साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर दिया गया है। पता नहीं भारत में ये कब होगा। एटलीस्ट हर लोगों में एसी तो जरूर होना चाहिए, जो गर्मी के दिन में हमारे लोको पायलट भाई लोगों को आराम दे सके। टॉयलेट तो बात की बात है। आपको अब मोजाम्बिक के बारे में जानना है। मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुटो। आप देख लीजिए कि मोजाम्बिक इंडियन ओशियन से लगा हुआ एक अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका में टोटल 54 देश है। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि इक्वेटर लाइन मोजाम्बिक से नहीं गुजरता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है।
आपको बता दें कि करेंसी मोजाम्बिक की है, मोजाम्बिकन मेटिकल। वहीं है कि ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्टुगीज है और प्रेसिडेंट है डेनियल चापो। डेनियल चापो का अब नाम इंपॉर्टेंट हो गया है, याद रखिए। आपको बता दें कि उड़ीसा ने वुमेन्स फाइनल हॉकी जीत लिया है मास्टर कप का। हॉकी इंडिया मास्टर कप जो कि चेन्नई में हो रहा था, वहां पर वुमेन्स टीम में उड़ीसा ने जीता है, वहीं मेंस टीम में तमिलनाडु ने जीता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल होगा आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में। वहीं झाऊ जियाई AIIB की प्रेसिडेंट बन रही है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, जिनका नाम है झाऊ जियाई। झाऊ जियाई आप याद रखिएगा। AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एक मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंक है और साथ ही साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। आपको बता दें कि ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मल्टी लेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। आपको बता दें कि इसका फाउंडेशन 16 जनवरी 2016 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। आपको बता दें यही सारे सवाल हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में दिखाई पड़ेंगे। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां पर कि इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी मिल गया है, जिसका नाम है आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कन्नौर में है। आपको बता दें केरला के CM है पिनाराई विजयन, वहीं गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। आपको बता दें बोनालू फेस्टिवल न्यूज में है। बोनालू जो कि तेलंगाना का फेस्टिवल है। आपको ये बता दें कि एक कल्चरल ट्रेडिशन है रीजनल विलेज गॉडेस, जिनका नाम है ग्राम शक्ति। याद रखिएगा बोनालू फेस्टिवल किससे संबंधित है, तो तेलंगाना से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है ICCON 2025। आपको ICCON का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025। 25 से 27 जून तक ये चलने वाला है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी भाग लेने गए हैं, जिनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव। याद रखिएगा इनका नाम, भूपेंद्र यादव। क्लाइमेट चेंज से संबंधित यहाँ पर बात होगी, सिर्फ बात ही होगी, इम्प्लीमेंटेशन का पता नहीं है। तो ये थे आपके करंट अफेयर जो 2 दिन से आपको पता है सैटरडे के शाम से लेकर रविवार के रात तक के बने हुए सुर्खियों से है। आशा करते हैं मेरे द्वारा ये दी गई सारी जानकारी आपके एग्जाम्स में भी काम आएगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। आप अपने आप को कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, उनको याद करते रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद।